शशि, तुम अच्छी तरह से जानती हो, जो हाथ मेरी तरफ उठते हैं मैं उन्हें तोड़ डालना पसंद करता हूं। किसका हाथ तोड़ेंगे आप? अजय का? वो भी तो आप ही का बेटा है। और अजय का हाथ तोड़कर आप कल्पना को खुशी दे पाएंगे? देखिए, इन सब बातों में कोई दम नहीं है। अभी भी वक्त है। आप जैसे उसे लेकर आए हैं उसी तरह उसे लेकर जाइए वहां। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। वहां तुम्हारी बेटी है। नेहा को भी मेरे खिलाफ भड़का भड़का कर खराब कर दिया हम दोनों का रिश्ता उन्होंने। बच्चों को माँ के खिलाफ तो भगवान भी नहीं भड़का सकते बेटा, क्योंकि बच्चों की भगवान तो माँ ही होती है। देखो बेटा, अफसोस की बात यह है कि बड़े होकर बच्चे अपनी माँ की ममता को नहीं पहचान सकते। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं अजय से माफी मांगूंगी। कल्पना कहीं नहीं जाएगी। कल्पना यहीं रहेगी हमारे साथ, जब तक अजय अपनी नाक रगड़ता हुआ कल्पना को लेने नहीं आएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों अपनी बेटी की? बेटी तो बलराज की भी है। वो बड़ी बड़ी बातें करने वाली कल्याणी चौधरी, उसकी नाक में नकेल डालने के लिए मैं श्वेता की जिंदगी में आग लगा। चलना ममता, जब तक माँ सदन पहुंचेगी तब तक हम लोग लौट के आ जाएंगे। मैंने कहा ना श्वेता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अभी के अभी ये फाइल चेक करनी है। ठीक, फिर मैं अकेली चली जाऊंगी। अच्छा, तो जाना। तुझे रोका किसने? हाँ, मेरे लिए लेकर आ जाना। ठेंगा ठेंगा लेकर आऊंगी तेरे लिए। देख, चलना है तो चल, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। तुझे पता, कल राकेश जी ने भी मुझसे यही बात कही थी। तूने शायद मेरा जवाब नहीं सुना। ममता ऐसा कोई काम नहीं करती जिसके लिए उसे पछताना पड़े। तुझे जाना है तो जा। कहाँ जाने की बात हो रही है? माँ देखो ना, यहाँ पे पास में बहुत अच्छी भेलपुरी मिलती। मैं कब से ममता से कह रही हूँ, पर ये आपके डर के कारण। माँ से कैसे डर? कुछ भी बोलती रहती है। हाँ, माँ से तो प्यार किया जाता है। आई समझ में बात? ममता, अगर मन कर रहा है तो चली जा, नहीं तो यही मंगवा लेते हैं। माँ, यहाँ पर मंगवा के खाने से भेलपुरी का जायका खराब हो जाता है। बात तो तू ठीक कह रही है। अच्छा, ऐसा कर लो, सदन से वापस जाते वक्त आराम से खा लो, ठीक है? ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है। क्यों ममता? पर श्वेता, बाहर का जरा कम ही खा लिया करो। माँ प्लीज। भेलपुरी तो घर पे भी बना सकते हैं, मैं बना दूंगी। वो तो ठीक है, पर आज बाहर की भेलपुरी खाने का बहुत मन कर रहा है। कल आपके हाथ की खा लेंगे पक्का। जानती हो ममता, माँ के हाथ की भेलपुरी खाओगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। लेकिन माँ प्लीज आज जाने दीजिए, प्लीज। अच्छा ठीक है बाबा। वो लड़का बहुत तंग कर रहा है। कौन लड़का? कल बकार भाई जिससे लेकर आए थे। अच्छा, वो जो रेलगाड़ी के नीचे जान दे रहा था वो? हाँ। क्या नाम है उसका? नाम पूछकर क्या करेंगे आप? नाम से ही तो।
हालत में वो हमसे मिला है, उस हालत में इंसान ऐसे ही बर्ताव करता है। तुम क्या सोच रही हो श्वेता? माँ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ। क्यों? पता नहीं क्यों, पर आप मुझे एक चांस दीजिए। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे जिंदगी में वापस ला सकती हूँ। आदमी ने कोशिशों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है तो जरूर ट्राई करो। ऑल द बेस्ट। ए ममता की मूर्ति, मैं इस मिशन में कामयाब होकर लौटूंगी और तुझे मुझे ट्रीट देनी होगी। पहले तेरा सपना हकीकत में तो बदल जाए और ट्रीट देनी होगी। डाबला भाई मरने में नहीं मारने में विश्वास रखता है मिस्टर विजय चौधरी। तुमने तो मुझे डुबाने का पूरा इंतजाम कर लिया था, लेकिन डाबला भाई डूबता नहीं डुबाता है। अरे डुबा तो आपने मुझे दिया है। मैंने अपना जमीर बेच के आपका वो 2 नंबर का माल वहां पे भिजवाया। मैंने तुम्हें इससे पहले एक बार समझाया था, आज फिर समझाता हूं विजय चौधरी कि एक बार जो इंसान इस दलदल में फंस जाता है ना, तो फिर वो यहां से बाहर नहीं निकल सकता। अरे मैं नहीं निकल पाया तो तुम क्या निकलोगे? अब तो मुझे डुबाना है। अब तो मुझे हर एक को डुबाना है, सारी दुनिया को डुबाना है। मुझे ना तो इस दलदल में डूबने का शौक है और ना ही गोते लगाने का। मुझे सिर्फ मतलब है तो अपने आप से। और हाँ, मैंने आपका काम बहुत ही ईमानदारी से किया है। अब आपको शकील भाई को बहुत जल्द से जल्द सलाखों के पीछे से निकलवाना है। सबसे पहली बात मिस्टर विजय चौधरी कि डाबला बिना मतलब अपने बाप को नहीं पहचानता। और दूसरी बात, डाबला को हुक्म लेना नहीं देना पसंद है। अगर तू वो काले कोट के साथ नहीं आया होता ना विजय चौधरी, तो भैरव की सौगंध आज तेरी लाश यहां से बाहर जाती। देख विजय, मेरा धंधा बिल्कुल साफ है। इस हाथ ले और इस हाथ दे। तुम तो इंश्योरेंस क्लेम करके अपने माल अपने नुकसान की भरपाई कर लोगे। मेरा क्या होगा, कभी सोचा है तुमने? अब तुम सोचो मिस्टर विजय चौधरी कि ब्रिज बिहारी ने जो बयान अदालत में दिया है वो बदला जा सकता है। बल्कि यूं समझो कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो यह बयान बदलेगा ही। ये आप क्या कह रहे हैं डाबला भाई? मैं कहने में नहीं करने में विश्वास रखता हूं विजय। अगर ब्रिज बिहारी ने अदालत में अपना बयान बदला तो तुम पर और तुम्हारी मां पर यह आरोप लग जाएगा कि तुमने अपने आदमी को बचाने के लिए ब्रिज बिहारी को खरीदने की कोशिश की है। नहीं डाबला भाई, देखिए ये अरे तुम्हारे लिए तो वो कस्टम ऑफिसर की रिपोर्ट ही काफी है, तुम पर और तुम्हारे खानदान की इज्जत पर पट्टा लगाने के लिए। और अगर ब्रिज बिहारी ने बयान बदला तो तुम सारे के सारे जेल में होगे, समझे? डाबला भाई, आप चाहते क्या है? वही विजय जो पहले चाहता था। ना तो मैंने अपना स्टेटमेंट बदला है और ना ही अपनी बिजनेस स्टाइल। 27 तारीख मिस्टर विजय चौधरी, 27 तारीख को जो तुम्हारा माल सिंगापुर जा रहा है उसमें मेरा माल जाएगा। डाबला भाई, वो कंसाइनमेंट मेरे पापा का है। मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप में कोई फर्क नहीं समझता। अगर 27 तारीख को मेरा माल तुम्हारे माल के साथ सिंगापुर नहीं गया तो कस्टम ऑफिसर की वो रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी जाएगी। और ब्रिज बिहारी तो मेरे इशारे का इंतजार कर रहा है। विजय,
सोचो, खून मंगलू ने किया और एक बारी जुर्म ब्रिज बिहारी ने। किसके कहने पर? मेरे कहने पर, डाबला भाई के कहने पर। जो इंसान मेरे कहने पर सूली पे चढ़ सकता है, तो क्या मेरे कहने पर वो छोटा मोटा बयान नहीं बदल सकता? बदल सकता है। बदल सकता है। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? जब मेरी बात तुम्हारे समझ में आ जाए ना विजय चौधरी, तो मेरे पास चले आना। वैसे भी 27 तारीख आने में 12 दिन बाकी है। जय भैरव। डाबला भाई, सुनिए, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, शक्लें चाहे अलग अलग हों, लेकिन फितरत एक ही होती है। आप भी उन्हीं मर्दों में से एक निकले। अपनी बात के आगे किसी की बात सुनते ही नहीं। कितना समझाया था मैंने आपको कि मेरे भाई से दूर रहिएगा, लेकिन नहीं, कुछ समझ में नहीं आया आपके। आपकी बातें सुनकर पता नहीं ऐसा क्यों लगता है जैसे कोई अपना बोल रहा हो। तो मैं पराई भी तो नहीं। जो पराया नहीं होता वही तो अपना होता है ना। आई एम सीरियस विजय, मैं तुम्हें अपने भाई के साथ इस तरह काम करते हुए नहीं देख सकती। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। बुरा तो मैंने आपको अपने भाई के साथ कारोबार करते हुए देखकर भी नहीं माना था। कहिए। आप अपने भाई से इतनी नफरत क्यों करती हैं? नफरत? अरे मैं तो उससे इतना प्यार करती हूँ कि शायद ही कोई बहन अपने भाई से करती होगी। इस दुनिया में उसके सिवा मेरा है ही कौन? आज अगर वो ना होता तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होती। तो फिर मुझे रोकने का कारण? क्योंकि मुझे नफरत है उसके इस धंधे से, उसके इस काले कारोबार से। एक वक्त था जब मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन आज जब मुझे सब कुछ समझ में आता है तो वो इस पाप के दलदल में बुरी तरीके से फंस चुका है। आपकी तरह मैंने भी उसे बहुत रोका, लेकिन वो मेरी बात एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता है। हो सकता है आपके भाई की तरह ही मेरी भी कोई मजबूरी हो। मजबूरी? यही मजबूरी इंसान को पाप के दलदल में खींच कर ले जाती है, और फिर वो भाग कर भी कहीं नहीं भाग सकता। अपने ही हाथों से वो अपनी कब्र खोद लेता है। मेरा भाई तो मेरी बात नहीं सुनता, लेकिन अब किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर, चाहे मुझे अपनी जान भी देनी पड़े, मैं आपको इस दलदल में नहीं गिरने दूंगी, कभी नहीं गिरने दूंगी। क्यों? मैं आपका क्या लगता हूं? माँ, क्या है? माँ वो जीना चाहता है। मरना कोई भी नहीं चाहता। हालात और जज्बात आदमी को मरने के लिए उकसाते जरूर हैं, पर सहारा मिल जाए तो आदमी उनसे टक्कर लेने के लिए खड़ा हो जाता है। नाम क्या बताया उसने? हाँ, अमित नाम है उसका। अमित। आगे? अपने नाम के अलावा तो कुछ बताना ही नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया से नफरत है उसे। मुझे भी कुछ नहीं बता रहा था, पर मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। बातों का ऐसा चक्कर चलाया कि धीरे धीरे बेचारा खुल ही गया।
वो सुसाइड क्यों करना चाहता था? मैंने भी उससे पूछा कि तुम क्यों मरना चाहते हो, पर उसने बार बार एक ही बात कही कि आप मेरी जिंदगी की मैली किताब को पढ़कर क्या करेंगी। मतलब उसने तुम्हें? हाँ, मैंने इन सब बातों पर ज्यादा जोर नहीं दिया। यदि मैं बार बार एक ही बात पूछती तो वो पहले की तरह परेशान हो जाता। तुमने ठीक किया श्वेता। ऐसी हालत में आदमी को उतना ही पूछना चाहिए जितना वो बताना चाहे। माँ, मुझे लगता है कि वो नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार है। सही है। ज्यादातर केसेस में आदमी आत्महत्या का फैसला नर्वस ब्रेकडाउन की ही हालत में करता है। और क्या बताया उसने? सच पूछो माँ, तो उसने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वो तो सिर्फ हम सबके बारे में ही पूछ रहा था। मतलब वो ये जानना चाहता था कि किसी को सुसाइड करने से रोकने का आप सबको क्या हक है। तो मैंने भी कह दिया कि हक भले ही ना हो, इंसानियत का रिश्ता तो है। वो सदन के बारे में भी पूछ रहा था। तुम ये कैसे कह सकती हो श्वेता कि वो जीना चाहता है? माँ, उसने अपने मुंह से तो ये सब बात नहीं कही, पर आप लोगों से वो जैसे बातें कर रहा था वैसे मुझसे नहीं। पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तुमने उससे? पूछा तो नहीं, पर बीच बीच में वो इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे मालूम पड़ता है कि वो पढ़ा लिखा है। तुमने उसकी हालत का जो अनुमान लगाया है वो पूरी तरह से सही नहीं है। ये तो मुझे भी लगता है कि वो पढ़ा लिखा है, किसी अच्छे परिवार का है, लेकिन ऐसी हालत में पढ़े लिखे लोग और भी खतरनाक होते हैं। मतलब एक अनपढ़ आदमी को अपनी बात समझाना जितना सरल है, उतना ही कठिन पढ़े लिखे को रास्ते पर लाना। क्यों? क्योंकि अपनी एजुकेशन के कारण पढ़ा लिखा आदमी दूसरे की बात समझता नहीं है, काटता है। फिर ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? करना हमें नहीं, श्वेता को होगा। जिस हालत में अमित हमें मिला है उसमें अपनेपन की गुंजाइश बहुत कम होती है। श्वेता को देखकर उसकी आंखों के भाव बदले थे, इसलिए मैंने श्वेता को वहां छोड़ दिया। माँ जी, आपका एक्सपीरियंस कमाल का है। श्वेता, तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी। तुम ही सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में उसे लौटा ला सकती हो। और उस पर नजर रखने के लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा समय कल्याणी सदन में बिताना होगा। मतलब ये कि तुम्हारे हाथ में एक मिशन है। अगर तुम कामयाब होगी तो बहुत बड़ा काम करोगी। पर माँ, मेरी भेलपुरी का क्या होगा? है ये हकीकत, कर्म है कर